हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का पार्ट 16 है। इससे पहले हमने मेजर बुद्धिस्ट साइट देख ली जो करंट में है, जैन साइट्स देख ली, एक्सरसाइज देख ली और छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाए हैं, है ना, जो अपने पेपर टाइम पर लास्ट टाइम हम रिवाइज करेंगे। तो आप उन सबको एक बार अगर वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारी इन्वायरमेंट की क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। जो भी इवेंट्स हुए हैं अभी तक इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्रोनोलॉजी जानेंगे उनकी, जिससे उसमें ही जो जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वहीं साइड में लिख लेंगे। तो हमारा 2-3 पेज में पूरा इन्वायरमेंट के मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा जो हमें मार्क्स देते हैं और जो हम भूलते हैं। ठीक है। बाकी आपका आज का इम्पोर्टेंट कोटेशन तो कुछ नहीं है, आज एक इवेंट डिस्कस करते हैं हम। रसिया यूक्रेन का जो चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन स्टूडेंट के लिए कैसे इशू आ रहा है। लोग उनको ढाल बना रहे हैं, ट्रेनों में उनको नहीं बैठने दे रहे हैं, या फिर उनकी जो सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपकी इंडिया ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ये ठीक है? मतलब एक पॉलिटिकल, वो उनको पता है इस चीज़ को कि इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया को अपना नेशन प्रायोरिटी पे रखना है। और इंडिया अगर सपोर्ट भी कर देगा तो कुछ होगा नहीं, है ना। अगर यूएन में बोल भी देता है इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट कर रखा है, यूरोप वगैरह सभी ने, है ना। तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? इस तरीके से अगर कोई करता है तो उनके एरिया में इन्वेस्टमेंट होगा, लोग जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। जब वो दूसरी कंट्री के साथ ऐसा करेंगे और फिर रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। हम नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। आप देखना, जब ये वॉर ख़त्म होगा तो इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा और साइड भी लेगा। पर खुले तौर पर हम साइड नहीं ले सकते और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते रसिया को, क्योंकि हमारा अपना एक डिप्लोमेसी है, हमारा अपना एक फॉरेन पॉलिसी है। पर उनको ये समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ वो सही नहीं है और वो जस्टिफाई भी नहीं करता। चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो पहला आपका 1971 में रामसर कन्वेंशन बना था। ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन बनने के बाद याद रखना इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये तो आपको पता है। इंडिया ने 10 साल के बाद ज्वाइन किया था, तो हमें याद रखना है। इसके 1 साल बाद आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ने पहली बार एक साथ बैठ के ये रिकॉग्नाइज किया कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज एक पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, डेवलपमेंट का, उसकी वजह से मेजर चेंजेस हो रहे हैं और एक फास्ट पेस पर हो रहे हैं। तो आप ये देखो, ये चेंजेस के लिए पहली बार स्टॉकहोम कन्वेंशन आया। इसके अब 10 साल बाद मेजर इवेंट होगा, फिर 20 साल बाद और मेजर इवेंट होगा। पर 1972 आपको पता है तो आप सारे इवेंट्स को याद रख पाओगे। ठीक है। तो उसके बाद 1973 साइट्स बना। इसका अपना रोल है एक, है ना, ट्रांसबाउंड्री जब होता है तो। इसके अलावा 1979 सीएमएस बना था, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। जो माइग्रेटरी स्पेसीज है ना, न्यूज में रहती हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे यहाँ इसका इवेंट हुआ था गांधीनगर में, है ना। तो वो याद रखना है, सीएमएस। इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन भी कब आया था? 1979 में ही आया था। 1982 नैरोबी डिक्लेरेशन हुई थी, 10 साल बाद स्टॉकहोम के, है ना। अभी देखना 10 साल बाद फिर अर्थ समिट होगी। 1983 यूएन ने ब्रेंटलैंड कमीशन बनाया इससे रिलेटेड। अब वो कमीशन बना 1983 में, इसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी, याद रखना। अब देखो, 1982 नैरोबी डिक्लेरेशन हो गया, 1983 में हमने ब्रंटलैंड कमीशन बना दिया, 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। ये तो आपको पता है अच्छे से। अगर नहीं पता तो वो हम डिफाइन करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आज हमें क्रोनोलॉजी जाननी है पूरी। ठीक है। तो 1987 ब्रंटलैंड की रिपोर्ट आई जो 1983 में बना था। और दूसरा 1987 में और क्या हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ओजोन से रिलेटेड है ना, ये याद होगा। ये पहला सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, कन्वेंशन है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है बड़े स्केल पर, इतने अच्छे से, है ना, विदाउट एनी क्रिटिसाइजेशन, किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया है इसको। 1989 बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये भी यूपीएससी ने पूछ चुका है, हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड। 1992 अर्थ समिट हुई, देखो स्टॉकहोम हुआ, उसके बाद आपका नैरोबी हुआ 1982 में, अब 1992 में अर्थ समिट हुआ। ठीक है। उसके बाद अर्थ समिट में मेजर आपकी नई नई वो बने थे, यूएन एफ ट्रिपल सी वगैरह।
तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप ये जानिए बस, है ना। अर्थ समिट हो गया 1992 में। 1995 में फर्स्ट कॉप, सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक साथ आके बैठते हैं वो, है ना। तो फर्स्ट कब हुई थी? 1995 में। अब 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, वो क्या है वो हम जानेंगे, पर अभी आप याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। ज़्यादातर लोगों को पता है, पढ़ चुके हैं, पर हम क्रोनोलॉजी फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए हम याद कर रहे हैं। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। 1998 रोटरडैम कन्वेंशन। एक रोटरडैम कन्वेंशन ब्रंट और आपका बेसल कन्वेंशन, ये बेस्ड रिलेटेड है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट से रिलेटेड, है ना। तो वो हम जानेंगे अलग से, लिख लेंगे साइड में, अभी आप क्रोनोलॉजी जानिए। तो अब आपका 2001 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, पीओपी से रिलेटेड। 2002 अर्थ समिट हुई। 10 साल हो गए ना इसको, अर्थ समिट 1982 में हुई थी, तो 10 साल बाद 2002 में हुई जोहानिसबर्ग में। 2010 में आपका नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, ये नागोया प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें निकल के आई थी, उन चीजों को याद रखने के लिए हमने बोला नागोया प्रोटोकॉल, नागोया में हुआ था, तो उसका जो प्रोटोकॉल निकला था। 2012 में, अब 20 साल हो गए हैं, तो अब ये फिर वही हो रहा है जहां 1992 में हुआ था। ठीक है। अब आपका 2013 मीनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है वो भी हम जानेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट है क्यों वो भी जानेंगे। 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा आपको, क्लाइमेट चेंज में, है ना। 2016 किगाली अमेंडमेंट हुआ। किगाली अमेंडमेंट किस चीज में हुआ था ये जानना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, उसमें हमने पर्टिकुलर एक गैस ली थी, है ना, पर बाद में पता चला हमको कि दूसरी गैस भी अफेक्ट कर रही है, तो किगाली अमेंडमेंट हुआ किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। दोनों गैसेस क्या है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि फिर अभी बता दूंगा तो वो भूल जाओगे, अभी आप मेन स्पेसिफिक हम क्रोनोलॉजी पर रहते हैं। 2017, एक सेकेंड। 2017 आपका सीओपी 23 हुई थी, कहाँ हुई थी? जर्मनी। अब सीओपी 23 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें 23 पर्टिकुलर इवेंट हो चुके हैं क्रोनोलॉजी में, 23वीं मीटिंग है ये, तो सीओपी 23 कहाँ हुई थी? बॉन, जर्मनी। 2028 सीओपी 24 कहाँ हुई थी? कैटोवाइस में। 2019 सीओपी 25 मैड्रिड, और अभी 26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो समिट, है ना। तो ये क्यों जानना है हमें लास्ट की 4 कहाँ हुई थी? क्योंकि लास्ट टाइम मतलब लास्ट के जो होते हैं वो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर में आ जाते हैं, तो वो हमें जानने होते हैं क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, और एक थीम भी पता होता है कि ये यहाँ हुआ था तो क्या इंपोर्टेंट निकल के आया था, तो याद रखने के लिए। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, पर आज अब इतना ही क्रोनोलॉजी रखते हैं, क्योंकि याद भी रखना है ना, हमें भूलना नहीं है। एक साथ ज़्यादातर हम पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, आप बस मल्टीपल रिवाइज कीजिए इन चीज़ों को। और सेकंड, अब जो भी करंट अफेयर निकलता है तो वहीं साइड में लिख लीजिए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में क्या कुछ नया हुआ, अभी कौन सी इसमें मीटिंग हुई, आईपीसीसी की क्या रिपोर्ट आई, तो अब हमें पता होगा कि आईपीसीसी बना कब था, और आईपीसीसी, आईपीबीएस, इनकी क्या रिपोर्ट्स निकलती हैं, ये रिपोर्ट खुद की रिलीज करते हैं, खुद बनाते हैं कि नहीं, ये सब हम जानेंगे। बस आप ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ठीक है। मैं वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं किस तरीके से याद कराता हूँ, पर आप यकीन मानिए, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्वायरमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम ओनली अभी प्रीलिम फोकस हैं, तो हमें एमसीक्यू पे ध्यान देना है, हमारे एमसीक्यू गलत नहीं होने, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है हर हालत में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो।